अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। इट्स अ ब्रांड न्यू वीक। वो अयाम है और वो वक्त करीब आ रहा है जिसे कहते हैं ना कि आपने जो अल्लाह ताला के से मांगना है उनके हुजूर सर पर सजूद होकर इल्तिजा करनी है, इल्तिमास करनी है, गिड़गिड़ाना है। ये सबसे ज़्यादा कबूलियत की घड़ियाँ हैं। मनासिक हज का आगाज़ हो गया है। आज़मीन हज खैमों के शहर मिना पहुंचना शुरू कर दिया है उन्होंने। अब्दुल्ला, आपको पता है ना, एक चैनल है टीवी पे जो कि लाइव दिखा रहा होता है सब कुछ, और आजकल बस ये मूड होता है कि आप वो लाइव लगा लो और ऑलमोस्ट ये फीलिंग होती है दैट यू आर ऑल्सो देयर। मिना पहुँचने का ये अमल आज दोपहर तक जारी रहेगा। आज़मीन पीर की रात मिना में ही क़याम करेंगे, यानी आज की रात मिना में ही क़याम करेंगे। और आज़मीन मंगल 9 ज़िलहज्जा को हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा के लिए मिना से फिर अरफ़ात रवाना होंगे। और वकूफ़ अरफ़ा आपको पता है अहम तरीन अयाम में से एक है। इस दिन हम कोशिश करके क्या कर सकते हैं, ज़िक्र व अस्कार कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं। मिना और अरफ़ात में मौसम बहुत गर्म है, यही मैंने कहना था। मतलब एक्चुअली आपको तस्वीरों से भी थोड़ी सी फीलिंग हो जाती है, लेकिन यही बताया जा रहा है कि वहाँ मौसम शदीद गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यौम अरफा पर भी दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 45 डिग्री रहने का इम्कान है। कैन यू इवन इमेजिन। लेकिन सऊदी अरब हुकाम ने काफ़ी जो है इंतज़ामात किए हुए हैं जिसमें बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि मिस्ट फैंस उन्होंने किए हुए हैं। देर आर रोज़ एंड रोज़ ऑफ प्लेसेस जहाँ से लोगों का गुजरना होता है जिनको उन्होंने बिल्कुल कवर कर दिया है। तो वो सारी एक सॉर्ट ऑफ आप समझें कि छत बना ली है। मेडिकल कैंप्स जो थे उनमें इजाफा कर दिया गया है। पहले ही सारा कुछ ज़ाहिर प्लान है। सो इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह वी विल कीप यू पोस्टेड। और बहुत सारे दोस्त अहबाब इस मरतबा हज पे गए हुए हैं और हम तो बस यही मैसेज कर रहे हैं, साथ साथ जहाँ उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं वहाँ उनसे दुआओं की दरख्वास्त भी करते हैं। एक्चुअली दुआएं पहले आती हैं, उसके बाद हम उनसे खैरियत का पता करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो नहीं जाता उसका बस एक लालच कह ले या होता है कि बस हमारे लिए दुआ ज़रूर करना। ख़ास तौर पे वालिदैन के लिए एक दुआ जो होती है ना वो प्राइमरी होती है। आप ना भी कहें तो वो अगला आपके लिए कर ही लेता है। अच्छा जी, अब जरा उस बात पे आ जाएं जो एक बात अटकी सी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरफ बैठ रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ इसका हल निकल ही आए। अमेरिका और ईरान के दरमियान आखिरकार एक इब्तदाई नौयत का मुआहिदा तय होने जा रहा है। अभी भी होने जा रहा है, मगर इसमें कुछ वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि सदर ट्रंप ने कल अपने आखिरी पैगाम में जो ट्रूथ सोशल पे उन्होंने जारी किया उसमें कहा जी जल्दबाजी नहीं करनी। तो उनके पैगामात से आप क्या मतलब, उस दिन उन्होंने एक पूरी तस्वीर लगाई है और ऊपर एडियोस लिख दिया है। इग्नोर कर देना चाहिए आपका ख्याल है? 100% इग्नोर कर देना चाहिए। एटलीस्ट उस पर आपको पूरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि वो अगले सेकंड क्या पैगाम दे देंगे। ख़ासतौर पे वो एडियोस वाला जो उन्होंने पैगाम दिया था ना, उससे साफ ये लग रहा था कि ओके फाइन, एवरीथिंग इज़ डन एंड दिस वॉर इज़ ओवर। तस्वीर के साथ उन्होंने एक वो लगाया हुआ था और उसके बाद इस किस्म के पैगामात आ रहे हैं। तो इसमें शायद कुछ और आप जिस तरह कह रहे हैं वक्त जो है वो लगेगा। पाकिस्तान पर उम्मीद है कि अब बात जो है वो बन जाएगी। और अमरीकी सदर ट्रंप ने ताज़ा तरीन बयान में, जिस तरह आप बता रहे हैं अब्दुल्ला, कहा है कि हमारा मुआहिदा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। हमारा मुआहिदा जो है वो ओबामा के मुआहिदे के बिल्कुल बरक्स है। आपको पता है ना कि ये कंपैरिजन इज लाइक ऑलवेज, हंसी आती है। दर्जनों दफा दे ऑलमोस्ट वो नहीं होते कि सिबलिंग्स या कोई भाई दो होते हैं या कजन्स होते हैं जिनका आपस में एक मुकाबला हमेशा से चला होता है, तो बार बार जिक्र होता है। ये वो हरकत हो रही है। उन्होंने कभी आपका इतना जिक्र नहीं किया जितना आप उनका करते हैं। हाँ, और ये जाहिर है अपने मुआहिदे की बात करने के बजाय पंजाबी में एक मुहावरा होता है कि सुनाना कहना तीनों तो सुनाना नोनू। हाँ, सही है। तो ये एग्जैक्टली वही करते हैं, हमेशा अपने मुआहिदे की बात करते हुए उनको सुनाना शुरू कर देते हैं। पंजाबी ऐसी हरकतें करते हैं जिनके लिए ये मुहावरा बना है, इसीलिए पंजाबी में हमारे मुआहिदे को अभी तक किसी ने नहीं देखा, ना ही कोई जानता है कि इसमें मुआहिदा क्या है। इन नाकाम लोगों की बातों पर ध्यान ना दें जो जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है सदर ट्रंप ने सदर ट्रंप का ये कहना है क्योंकि जब मुआहिदे की तकमील के करीब पहुंचने की बातें या खबरें मंजर आम पर आना शुरू हुई तो बहुत से नेसेयर्स भी आ गए थे, बहुत से लोग तनकीद करने भी पहुंच गए थे, तो उनको भी शायद ये जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले वालों को ये मसला कई साल पहले हल कर लेना चाहिए था। ईरान से मुताल्लिक अच्छी खबरें ही होंगी और मैं बुरी डील नहीं कर सकता। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक AI से बनी तस्वीर भी जारी की गई, जिसका मतलब यही कहा जा रहा है कि अमरीका अब जंग से निकल रहा है।
एडियोस का मतलब यही होता है कि बस गुड बाय, इट्स ओवर, अल्लाह हाफिज। सो ईरानी कश्तियों को तबाह होने के मनाजिर भी साथ साथ थे। ये तस्वीर हम अभी आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें अलविदा भी कहा गया था। सो अब एक तरफ तबाही के मनाजिर भी हैं, अब ये तो ईरानी कश्तियों की तबाही के बाद उन्हें एडियोस कर रहे हैं या फिर जंग को अलविदा कह रहे हैं, ये जरा आप अपनी इंटरप्रिटेशन कुछ के भी नहीं कर मुताबिक रहे, उनका मूड था बस ये तस्वीर लगाने को। सो इट कुड बी जस्ट दैट एज वेल। अच्छा, साथ ही आपको ये बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यह बयान भी हालात में जल्द बेहतरी का इशारा दे रहा है। और शहबाज शरीफ ने कहा उन्हें उम्मीद है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर जो है वो जल्द पाकिस्तान की मेज़बानी में होगा। और इसी तरह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जिन्होंने ईरान का काफ़ी तवील दौरा किया है, पिछले तो पूरे हफ्ते वो ईरान में ही थे, पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम को ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की कामयाबियों पर मुबारकबाद भी दी है। और अमेरिका और ईरान के दरमियान किस किस्म का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU होगा, वो साइन होने जा रहा है। अमेरिकी मीडिया तफसीलात जो है वो सामने ले आया है। और क्या है जी तफसीलात? मुफाहमती याददाश्त में आबना हुर्मुज़ खोली जाएगी, ईरान कोई फीस नहीं लेगा और अपनी बिछाई हुई माइंस हटाएगा। जवाब में अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी ख़त्म करेगा और ईरान को तेल की आज़ादाना फ़रोख्त की इजाज़त होगी। एक अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ये सब कुछ मुजव्वज़ा डील के तहत जंगबंदी में 60 रोज़ की तोसी के दौरान होगा। सो ये सारी कुछ 60 रोज़ की तोसी के दौरान मतलब मुजव्वज़ा जंगबंदी जो चल रही है, जो सीज़ फायर चल रहा है, उसमें मजीद 60 रोज़ की तोसी होगी, वो और उसके बाद वो पीरियड तक भाई उसके दौरान ये तमाम इस चीज़ें और इनकी डिटेल्स तय की जाएंगी। अभी बेसिक एक MOU पर पहुंचा जाएगा, जिसके बाद ये चीज़ें तय की जाएंगी। पर्टिकुलरली जो अफजूदा यूरेनियम है उसका जो मामला है। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। एजाज चौधरी साहब, क्या लग रहा है आपको? खैर, एक सीज फायर सिचुएशन तो बनी हुई है, उसको अब कह देना कि जी 60 दिन और चलेगी और उसके दौरान हम बाकी फाइन ट्यूनिंग जो है वो कर लेंगे। साउंड्स फाइन जी, बहुत शुक्रिया। जो अब्दुल्ला की असेसमेंट है वो ठीक है कि ये एक इंटरम अरेंजमेंट करने जा रहे हैं और जिसके दौरान ये सारे मामला तय करेंगे। देखिए, मामला काफ़ी गंभीर हैं, इतने आसान नहीं हैं और इसलिए उनको वक्त तो चाहिए, लेकिन एक बाकायदा सीज फायर करके बाकायदा बातचीत का आगाज़ करना मोस्ट प्रॉबली पाकिस्तान के अंदर ही होगा, वो ज़रूरी था। और मुझे लगता है कि ये इस मकाम तक पहुंचना भी कोई इतना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत ही उलझाव बढ़ गया था। डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मीडिया डिप्लोमेसी कह लें या मेगाफोन डिप्लोमेसी कह लें, उसकी वजह से भी थोड़े से मसाइल होते हैं। हालांकि मैं समझता हूं कि वो बहुत सारा काम तो अपने जो मागा उनका सपोर्ट बेस है उसके लिए करते हैं, लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन होती हैं, सारी दुनिया में उनका पैगाम पढ़ा जाता है और देखा जाता है। पर अब लगता है कि वो उतने ही कीन हैं सीज फायर के लिए भी और मुआहदे के लिए जितना ईरान है। उनके नज़दीक सबसे अहम बात ये होगी, आपको याद होगा कल भी उन्होंने बराक ओबामा साहब के 2015 के एग्रीमेंट की बात की। उनके लिए सबसे अहम ये है कि वो उससे बढ़कर कुछ करें 2015 के एग्रीमेंट से, और मेरा ख्याल है ईरान उनको देने के लिए ये तैयार है, ये कंसेशन, बशर्ते कि ईरान के ऊपर से भी सैंक्शंस उठाई जाएं। अब नाए हुर्मुज़ पे मुझे लगता है कि ईरान ने फिल वक्त कुछ लचक दिखा दी है, यानी आप बेशक यहाँ से गुजारे जहाज़, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वक्त के साथ साथ उनका भी ये ख्याल हो कि हम ओमान के साथ मिलकर कोई ना कोई एक अरेंजमेंट बनाएंगे। लेकिन अभी मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने भी शायद उनको ये कन्विंस किया होगा कि आप अगर इस वक्त ये लचक नहीं दिखाएंगे तो फिर ये जंगी माहौल जारी रहेगा। अब बीच में आपने शायद हुमा ने जिक्र किया, कुछ लोग जो हैं खुश भी नहीं होते, उसमें स्पॉयलर्स भी यकीनन मौजूद हैं। और जैसे ये मुआहदे के हतमी होने की खबरें आना शुरू हुई, बहुत से अमरीकी सेनेटर्स, कांग्रेसमैन के इसके मुखालफत में भी बयानात आना शुरू हो गए, ट्वीट्स आना शुरू हो गए। जी, क्योंकि इसराइल तो बिल्कुल मुखालिफ है इस सारे मुआहदे के। वो तो चाहते थे कि जंग इतनी देर तक जारी रहे कि ईरान मुकम्मल तौर पर कमज़ोर पड़ जाए। वो होता नज़र नहीं आ रहा, जिसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसराइल का जो ख्वाब थे कि वो ग्रेटर इसराइल बनाएगा, वो तो नहीं अब पूरे हो सकते। और ईरान आहिस्ता आहिस्ता उनके ख्याल में, और मेरा भी ख्याल यही है कि वाकई ईरान जो है आहिस्ता आहिस्ता ताकत पकड़ेगा। अभी मैं बैठा हुआ था तो खबर पढ़ रहा था कि ईरानी रियाल की कदर में थोड़ा इजाफा होना शुरू हो गया है,
और बहुत सारे लोगों ने ये सोचकर खरीदना शुरू कर दिया। ये याद रखिए कि ईरान जो है वसाइल से माला माल मुल्क है, और अगर इसको 2-3 साल अगर अमन के मिल जाए तो ये बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकता है। तो चुनांचे इसराइल को यही खौफ है कि ये ईरान दोबारा अगर बढ़ गया तो ये एक हेजमोनिक किस्म का बन जाएगा, और ये खौफ अरबों को भी है कि ईरान दोबारा अगर ताकतवर ज्यादा हो गया तो एक हेजमोन ना बन जाए। इसीलिए ये बातचीत भी साथ साथ शुरू हो गई है कि हम इसके बाद आपस में अरबों और ईरान का ताल्लुकात क्या होंगे और उसमें तुर्की और पाकिस्तान का रोल क्या होगा। मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल बनने जा रहा है, जिसमें उम्मीद है कि खित्ते में एक अच्छा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है वो बनाया जा सकता है। यकीनन ऐसा ही होगा एजाज चौधरी साहब। और वैसे भी अगर प्री वॉर की अगर आप रिलेशनशिप सारी देख लें, वो तो एज गुड एज ख़त्म ही हो गई हैं, तो लिहाजा एक नए तरीके से जो है वो अब रिलेशंस बनेगी। आपने इससे पहले जब जिक्र किया था कि इजराइल बिल्कुल खुश नहीं है, नेचुरली उनका बस चले तो वो तो मारते ही रहे और ख़त्म कर दें, यू राइट। तो फिर किस तरह ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या हम अमेरिका को ट्रस्ट कर सकते हैं कि उसने ठीक ठाक किस्म की इजराइल को इस बार लगाम दे देंगे कि अब हम ये साइन करने जा रहे हैं और इसके बाद कोई एडवेंचर करने की या मिस एडवेंचर व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं रही? देखिए, अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर इसराइल कुछ नहीं कर सकता, ये है ही नहीं, इस्तात ही नहीं है। आप ये देखें कि मैं उस दिन ज्योग्राफी में कहीं लेक्चर दे रहा था तो मैंने कहा ये देखें जरा इसका कि ये पाकिस्तान के रकबे का 36वां हिस्सा है और पाकिस्तान की आबादी का 24वां हिस्सा है। आप सोचे तो सही, इतना छोटा सा मुल्क जो है उसने वहां पे किस कदर फसाद डाल रखा है पूरे खित्ते में। तो वो अमेरिका की शह पे है ना सब कुछ। और उस लेकिन ये भी बड़ी एक मैं समझता हूँ खुश आइंदी है हमारे नुक्ता नजर से कि पहली बार अमेरिका के अंदर आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, इतनी जोरदार कदावर आवाजें भी उठ रही हैं कि इसराइल आखिर उसको क्यों अमेरिका को उलझाई जा रहा है इस जंग में, और ये इसराइल क्या ऐसा मुल्क है कि जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो खुद अपने आप को मसाइल का शिकार करे। तो मुझे लगता है कि इसराइल के कोई ज्यादा अच्छे दिन नहीं आएंगे आइंदा से, और अगर अरबों और ईरान के दरमियान किसी किस्म का सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो गया जिसमें पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हों और चीन की भी आशीर्वाद हो, तो शायद इसराइल के लिए और मसाइल बढ़ जाएं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उनको अपने रवैये पे आप दोबारा नजरसानी अरबों में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट मुल्क है जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ, और इस जंग के दौरान तो हमने ये भी देखा एजाज चौधरी के उनके तो और भी मजबूत हो गए ताल्लुकात। सो कुछ भी हो सकता है। जी, भारत की बात कर रही हैं आप? नहीं, यूएई की बात हो रही है। हाँ, यूएई में देखें, यूएई के अंदर एक दोबारा तब्दीली आ रही है क्योंकि उनके जो हुक्मरान हैं उन्होंने पहले तो अपने सारे अंडे जो हैं वो इंडिया, इसराइल और अमेरिका की बास्केट में डाले हुए थे, लेकिन अभी अब जब उन्होंने सऊदी अरब और कतर के साथ मिलकर दरखास्त की अमेरिका के सदर को हमले को टाला। जी, तो मुझे उससे लगता है कि अब यूएई जो है वो थोड़ा सा उसको अंदाजा हो रहा है कि मुझे इस जोग्राफिये में ही रहना है, यही रहना है, और ये ईरान कहीं जा नहीं रहा। पहले तो उनकी ख्वाहिश और था कि भाई ये ईरान बिल्कुल खत्म ही हो जाए, लेकिन वो अब हो नहीं रहा। इतना बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा, हमसे पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा रकबे में मुल्क है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यूएई जो है वो अपनी जरा नजरसानी कर रहा है अपनी पॉलिसी। अच्छा एजाज साहब, लास्ट ये बता दीजिएगा, मोहसिन नकवी साहब गए हुए थे, फिर फील्ड मार्शल साहब का दौरा अपने स्केड्यूल के मुताबिक खत्म हो गया और उसके बाद ये खबरें आना शुरू हो गई कि बस कोई एमओयू हो ही जाएगा 48 से 72 घंटों में। लेकिन कल सदर ट्रंप ने दोबारा ट्रूथ सोशल पे जो पैगाम दिया, उन्होंने कहा जी जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। फिर साथ ही वो कहते हैं कि यू नेवर नो, इब्राहिम अकॉर्ड का भी उन्होंने जिक्र कर दिया कि हो सकता है दीगर ममालिक भी इसका हिस्सा बन जाए आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों या तिहाइयों में। सो क्या लगता है आपको, ये ईद के बाद, हज की छुट्टियों के बाद तक मामला जाएगा या उससे पहले कोई एमओयू तक पहुंचा जा सकता है, या पहुंच जाएंगे हम सब लोग? पहुंच जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि फिर मामला फिर बिगड़ सकता है। देखिए, बीच में इतने स्पॉयलर्स हैं, इतने अननोन्स हैं, इतने वेरिएबल्स हैं, और खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी जो का मेगाफोन है वो भी खामोश नहीं होता। तो इस वजह से अगर ये जितना जल्द हो जाए उतना अच्छा है। इस वक्त बिल्कुल माहौल तैयार है। मेरा ख्याल ईद का इंतजार नहीं होगा, पहले होगा उससे। चलिए, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, थैंक यू। और होपफुली उससे पहले हो, क्योंकि जा रहा था कि बस सब कुछ तय हो गया है। पर्टिकुलरली वो एक पेज का जो एमओयू है जिस पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो गई है तकरीबन। लेकिन द आयरनी इज कि जब हम बाकी स्पॉयलर्स की बात करते हैं तो एक स्पॉयलर तो वो मतलब खुद भी है, वो मेगाफोन की बात हो रही है ना, तो इतने स्टेटमेंट्स इधर उधर से आते हैं
कि कुछ भी फिर हो सकता उनको है। अप्रहेंड करना, उनको इंटरप्रेट करना, उनको तज्जियाती निगाह से देखना भी एक काम बन जाता है ना, क्योंकि उसको कभी भी कुछ होता है, छोड़े, कभी वो कुछ तो होता है। हमारा काम है ना कि हम उसका जायजा लेते हैं और एनालिसिस करते हैं, वो करके आगे जा चुके होते हैं। ही डज नॉट लुक बैक कि मैंने क्या कहा था पहले। पीछे आग लग चुकी होती है। ही डजंट एक्सप्लेन, ही इज नॉट इवन अपोलोजेटिक। वो तो बिल्कुल अच्छा, भी नहीं है, अभी वो आगे पहुंच चुके आप ये भूल रही हैं, बल्कि हम भूल नहीं रहे, मेरा ख्याल है हम सब इसमें हमें लगे बहुत हुए अच्छी तरह हैं, पता है। हम सब इसमें लगे हुए हैं कि हमें अपनी पसंद का मवेशी मिल जाए। ईद कुर्बा पर हम अपनी जो पसंद की कुर्बानी करना चाहते हैं वो हमें बिलाखिर मैसर आ जाए। अभी कराची जाएंगे और कराची में दुनिया की सबसे बड़ी, ये कहते हैं भाई, मवेशी मंडी लगती है। और छोटी-छोटी मंडियां भी बहुत बड़ी सारी लगी मंडियां हुई भी हैं। लगती हैं, वो- वैसे लगनी तो नहीं चाहिए। एक छोटी वाली मंडी से एक्चुअली बहुत सी हैं वैसे एक्चुअली। वलीद अहमद। या लेट्स वॉच। कराची में छोटी बड़ी तकरीबन 21 मवेशी मंडियां लगाई गई हैं। नॉर्दर्न बाईपास सबसे बड़ी मवेशी मंडी है और किसी भी मवेशी मंडी में आप जाएं तो वहां पर आपको खरीदारों के रश नजर आता है और जानवर भी भरपूर हैं। एक खरीदार यहां पर मौजूद हैं जो इस घर से आए हैं कि जानवर लें। हम इनसे पूछते हैं ये जो काला पुल की मवेशी मंडी है, यहाँ पर जानवर मिल रहा है मुनासिब दामों पर या नहीं? बिल्कुल मुनासिब दामों में मिल रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी वाली मंडी में जाएंगे तो सस्ता मिलेगा, यहाँ पर सेम प्राइसेस है हर जगह पर। व्यापारी से भी हम बात करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है इस वक्त मवेशी मंडी की। तो आप बताइए कैसी चल रही है मंडी? मंडी अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत अच्छी चल रही है। हमारा माल बिक रहा है, डेली बिक रहा है, डेली एक ट्रक आ रहा है हमारा। बस ये लास्ट माल है जो आज आए हमारे 11 दाने। जिस व्यापारी से आप बात करें वो आपको ज्यादा कीमत बताने का एक सबब भी बताता है और वो ये कहता है कि जो कुर्बानी का जानवर होता है वो खूबसूरत होता है, इसलिए उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। ये मज़ा आया है मुझे रश देख के। मतलब ये वाला सीन है जो हम इंतज़ार में थे कि वो कब होगा। पिछले पूरे हफ्ते ना मैं ज़रा डिसअपॉइंटेड थी कि व्हाई आर पीपल नॉट गोइंग टू गेट देयर। पता है, संभालना भी एक काम होता है और हर एक के पास वो रिसोर्सेज नहीं होते। डिड यू? I did manage to buy something. Yes, Yeah. चलिए ठीक है, फाइनली ये हो गया। अभी ब्रेक ले रहे हैं और See you in a थोड़ी देर में while. मिलते हैं। Good गुड मॉर्निंग। Welcome back to Good Morning once again. अच्छा, it's Monday and जैसे ही जंगबंदी की, जिसे कहते हैं ना, उम्मीद पैदा हुई है, उसी तरह एशियाई मार्केट ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है। बीच में तो वीकेंड था, पाकिस्तानी मार्केट भी खुल गई है और जापानी मार्केट में भी शदीद तेज़ी देखी गई थी और पाकिस्तानी मार्केट में भी 100 इंडेक्स में अब तक अभी शुरू ही हुआ है, कारोबारी दिन का आगाज़ ही हुआ है, 3600 पॉइंट्स का तकरीबन इजाफा हो चुका है। 1,71,000 एंड अबव पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। अच्छा, बट वी डू हैव सम सिक्योरिटी कंसर्न्स। ये तो अच्छी खबर दी आपने, थैंक यू वेरी मच। अब आपको बताएं कि बौखलाया हुआ दुश्मन एक बार फिर दहशतगर्द तंजीमों और अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान खास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासती अमन व अमान को तबाह करने पर तुला हुआ है और चमन फाटक के पास होने वाला ट्रेन धमाका दुश्मन की इसी मज़मूम कोशिशों का हिस्सा है और धमाके में अब तक शहादतों की जो तादाद है बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली 14 हो गई है, 14, इवन 1 इज़ टू मच। 14 तो बहुत ही ज़्यादा है। दहशत गर्दी की इस वारदात में आम अफराद, ख़वातीन, बच्चे और FC के 3 जवान भी शहीद हुए हैं और एक इतला के मुताबिक आपको ये भी बताएं कि धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी ट्रेन की बोगी से टकरा गई और दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ दे डू इट। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी के मुताबिक कोयटा कैंट से आने वाली शटल ट्रेन को चमन फाटक के करीब निशाना बनाया गया। इंजन समेत 3 कोचेस पटरी से उतर गईं जबकि 2 कोचेस उलट गईं। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला और बलूचिस्तान हुकूमत ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा। वज़ीर दाखिला कल पहुँचे भी कोयटा और इन्होंने कहा कि दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी ताकत से मुल्क दुश्मन अनासर से निमट रही हैं। बन्नू में 24 घंटों के दौरान खवारिज के 2 सरगनों समेत 16 खारजियों को हलाक किया गया है। इसी तरह शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में 11 खारिज मारे गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से आपको ये भी बता दें कि अफगान तालिबान रजीम को बार बार खबरदार करने के बावजूद अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ बदस्तूर इस्तेमाल हो रही है और रूसी सदर के हालिया दौरा चीन के दौरान दोनों मुल्कों के मुश्तरका एलामिया में भी अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी को इलाकाई और आलमी सलामती के लिए बड़ा ख़तरा करार दिया गया है और इसीलिए हम कहते हैं कि सारों को मिलकर कुछ करना होगा। ये सिर्फ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो नहीं सकती, ऑल्दो रिसीविंग एंड में ऑलमोस्ट सिर्फ पाकिस्तान ही है। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़ेह कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर
दहशतगर्दों ने सर उठाना शुरू कर दिया है और वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मोहम्मद अली साहब माहिर हैं सिक्योरिटी उमूर के, हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, ज़ाहिर है ये वक्त हमारे लिए बड़ा अहम है, क्योंकि जिस तरह हम दुनिया में अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिशों का फल भी मिल रहा है और दुनिया भी उसे अप्रिशिएट कर रही है और उसको सराह रही है, उसको एक्नॉलेज कर रही है, हमारे अपने घर में भी हालात ठीक होना अशद ज़रूरी हैं, इंतहाई ज़रूरी हैं। क्या आपको लगता है जो ताज़ा कार्रवाई है इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने मदऊ किया। बल्कि आपको एक न्यूज़ अपडेट दे देता हूं। अभी आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त आज़ाद चौधरी साहब से बात कर रहे थे। मार्को रूबियो साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ऐलान किया है कि मुआहिदा जो है ईरान अमेरिका जंगबंदी का, वो आज भी तकमील पा सकता है। तो पहले तो मैं आपको ये खुशखबरी सुना दूं, अपडेट दे देता हूँ। दूसरी बात, इसी से जुड़ा हुआ जो आपका सवाल का जवाब है, दो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं अब्दुल्ला। देखिए, एक तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो इस वक्त चीन के दौरे पे हैं, तकरीबन हम कोई कम व बेश $7 अरब की फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और जॉइंट वेंचर के बारे में मुआहिदों को इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बिल उमूम, लेकिन खुसूसन बलूचिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तरक्की और खुशहाली का सफ़र जो है वो इंतज़ार कर रहा है। दूसरी जानिब आपने देखा कि मशरिक़ वुस्ता में जो जंगबंदी में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया है, ये दोनों चीज़ें जो हैं, एक तो पाकिस्तान का सिफारती और आलमी सियासत पे बढ़ता हुआ कदकाट, एतमाद और एहतराम, और दूसरी जानिब पाकिस्तान और खुसूसन बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र है, ये बिल्कुल हमारे मशरकी हमसाये को एक आंख नहीं भा रहा। इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन का इजहार देखिए ना सिर्फ दहशतगर्दी के जरिए से करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि आप देखें कि जो बयानियां वो बनाने की पाकिस्तान के हवाले से झूठा बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं, फॉल्स फ्लैग में मुलविस करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देने की कोशिश करते हैं। ये दोनों चीज़ें मरबूत हिकमत अमली का हिस्सा हैं कि एक जानिब फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया जाए, आलमी एतमाद को नुकसान पहुंचाया जाए और साथ ही साथ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए। तो ये उनकी हिकमत अमली है। और मैं समझता हूँ कि मैं सबसे पहले तो जो हमारे FC के जवान हैं और जो एहलकार हैं जिन्होंने शहादतें भी दी हैं, उनकी फैमिलीज़ को मैं सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान की अफवाज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो रोज़ाना जो हैं पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। और बस ज़रूरत इस बात की है कि आप, मैं, हमारे सूबाई हुकूमतें, हमारे दीनी उलमा, हमारे असातिज़ा, ये तमाम इदारे मिलकर कौम और मुल्क और रियासत फैसला कुन अंदाज में इस साजिश को नाकाम बनाएं। अच्छा मोहम्मद अली साहब, अब कुछ ज़रा ज़्यादा करना पड़ेगा। मतलब हम जितनी बात कर लें अफ़गानिस्तान के साथ, हम जितनी कार्रवाइयाँ भी कर लें, हमने ऑब्वियसली एक ऑपरेशन भी शुरू किया जो अभी भी ऑन गोइंग है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं ये एटलीस्ट कम नहीं हो रहे और उसी तरह कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टू रेन इन अफगानिस्तान, या फिर जिस तरह अभी हमने रूस का भी जिक्र किया कि रूस और चाइना भी कंसर्न्ड हैं कि ये एक इंस्टेबिलिटी का एक गढ़ जो है वो है अफगानिस्तान और कुछ मजीद करना पड़ेगा। इज़ देयर अ पॉसिबिलिटी जो कि सारे कंसर्न ममालिक जो हैं, जो इर्द गिर्द हैं, वो मिल के कोई बातचीत या कोई सैंक्शंस कुछ करें अबाउट अफगानिस्तान? ये किसी एक मुल्क की प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही है। देखिए, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यह है कि मैं तवक्को करता हूं कि हमारी क़यादत ने चीन के दौरे के दौरान भी यकीनी तौर पे हमने अपने चीनी दोस्तों के साथ ये बात उठाई होगी कि पाकिस्तान के अंदर जो तरक्की का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, जो स्टेक होल्डर है, फॉरेन जो हमारा दोस्त है, वो चीन है। अगर उनके एहलकारों और इन्वेस्टमेंट पे हमला किया जाता है तो ये सिर्फ पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी या सलामती का मामला नहीं है, ये चीनी मफादात के ऊपर एक इनडायरेक्ट तरीके से दहशतगर्दी को इस्तेमाल करते हुए एक भारतीय हमला है। तो ज़रूरी है कि चीन भी बायलैटरल सतह पे, दो तरफा सतह पे इस मामले को भारत के साथ भी उठाए और अफगानिस्तान के साथ भी उठाए, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान और चीन की इन्वेस्टमेंट के हवाले से हो रही है, ये चीन के मफादात के खिलाफ भी एक गैर रवायती भारतीय जंग है। तो हमें मिलकर इसका मुकाबला करना है। दूसरी बात यह है कि मशरिक़ वुस्ता में जो अब एक मुस्बत उम्मीद की किरण पैदा हुई है देर पा अमन के हवाले से, उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी मैं समझता हूँ खुशाइंद होंगी आने वाले दिनों में दहशतगर्दी के खिलाफ। पहली बात यह है कि आपको याद होगा कि बलोच दहशतगर्द जो हैं
उन्होंने इसराइल के साथ भी अपनी एक सॉलिडारिटी का इजहार किया था। जो मेमरी की वेबसाइट है उसमें उनका बयानिया छपता है और उन्होंने खुल के कहा था कि ईरान के खिलाफ जो हमला है, जो जहारियत है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान और ईरान दोनों मिलकर इस दहशतगर्दी का देर पा खात्मा करने की कोशिश करेंगे और इस हवाले से जो है स्पेस उनको डिनाई की जाएगी और बलूचिस्तान, चाहे ईरानी बलूचिस्तान हो चाहे पाकिस्तानी बलूचिस्तान हो, इसके जो सेपरेटिस्ट और लहदगी पसंद दहशतगर्द हैं उनका हम मिलकर न सिर्फ खात्मा करेंगे बल्कि अफगान तालिबान के ऊपर भी मिलकर हमें जोर डालने की जरूरत है कि आप जो है दहशतगर्दी का एक गढ़ बन के इस खित्ते में गुजारा नहीं कर सकते। और आखिरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जी कि पिछले साल भी जब इसराइल ने हमला किया ईरान पे तो बहुत बड़े पैमाने पे जो अफगान गैर कानूनी तौर पे ईरान में भी मुकीम थे, उनमें से कई लोग जो है वो मुसाद और इसराइली इंटेलिजेंस के लिए काम करते हुए पाए गए और जिसके नतीजे में उन्होंने बड़े पैमाने पे इलीगल अफगान्स को बिल्कुल उसी तरह मुल्क बदर किया जिस तरह पाकिस्तान ने किया। तो हमारे दरमियान कंसर्न्स और इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। और आखिरी बात, आपने देखा इवन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बलोच दहशतगर्द तंजीम को सैंक्शन किया है। तो हम समझ रहे हैं कि हमारे कंसर्न को अब ना सिर्फ इलाकाई ताकतें बल्कि आलमी ताकतें भी शेयर कर रहे हैं और ना सिर्फ भारत की जो दहशतगर्दी की पुष्पनाही है और वो तंजीमें जिनकी भारत पुष्पनाही करता है उनको आलमी और इलाकाई सतह पे ज्यादा जो है तनकीद का भी सामना है और उसकी सपोर्ट कम होती जा रही है। गॉरेट बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। बड़ी अच्छे से एक्चुअली एक्सप्लेन किया और ये खुशाइन बात है कि ये जो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं वो भी मंजर आम पे आ गई और दुनिया को नजर आ रहा है कि एक्चुअली इधर हो क्या रहा है। और इंडिया जो दूसरों को भाषण देता था टेरर एक्सपोर्ट करने का, दुनिया में tables have टेररिज्म turned का वैसे। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। सो अच्छा, लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपको बताएं कि कराची में ना इस बार भी हमेशा ही होता है, वैसे तो जगह जगह गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगी हैं और हुकाम के दावे बस खाली दावे ही ऑब्वियसली साबित हो रहे हैं क्योंकि इन मंडियों की वजह से शहर का ट्रैफिक भी है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। कमिश्नर कराची ने KMC को शहर के सिर्फ 5 मकामात पर मंडियां कायम करने की इजाज़त दी थी, लेकिन आज पूरा शहर जो है वो मवेशी मंडी में तब्दील हो चुका है। एक्चुअली व्हेन यू लुक एट इट तो वो जो फिर रहे होते हैं और सारी उन्होंने छोटी छोटी एक मंडी सी बनाई होती है, कोई खौफ कोई डर नहीं होता। देयर लाइक इट्स ओके, रेबड़ लेके घूम रहे होते हैं लोग, पुलों के नीचे खड़े हुए हैं लोग, चौराहों पर खड़े हुए हैं लोग, चौकों पर खड़े हुए हैं, खरीदो फरोख्त भी चल रही है। और हाँ, ये जो खरीदार हैं वो भी कन्वीनियंस ही उनके लिए होती है कि हमें घर के पास ही मिल जाए। शाह फैसल कॉलोनी, प्याला होटल, नाज़िमाबाद, गोल मार्केट और पीपल्स सेक्रेटेरिएट, जमशेद रोड, नासिर जंप, कोरंगी, गुलबर्ग, पीपल्स चौरंगी, आयशा मंजिल, ताहिर विलाज और न्यू टाउन PS, हर जगह पर जानवरों के सौदे हो रहे हैं। नतीजा ये है कि शहर में ऑब्वियसली सर्टनली पता है सबसे बड़ा इशू होता है, वैसे तो पता नहीं हमारे लिए इशू है कि नहीं है कराची के लिए, हाइजीन का नहीं है ना, इसीलिए हर जगह ये हो रहा है और सफाई सुथराई जो है उसके मसाइल बढ़ते हैं। फिर दूसरा ट्रैफिक जाम भी होता है। अब हर जगह जहाँ भी आपके मवेशी होंगे वहाँ गंद भी होगा, वहाँ गलाजत भी होगी, वहाँ बदबू भी होगी, वहाँ जरासीम भी होंगे, सब कुछ होगी। मतलब ऑब्वियसली वो एक रूल ऑफ लॉ तो निकल ही जाएगा ना, जिसने जो करना है वही करेगा। अच्छा, सुलेमान सादत खान हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ ही। सुलेमान, बताइएगा कि एक्चुअल ऑफिशियल इजाज़त कितनी मवेशी मंडियों की है और कितनी इस वक्त लगी हुई हैं? जी अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आपने हाइजीन का जिक्र किया और जिस तरह से आपने गैर कानूनी ये छोटी छोटी मंडियां लगाई जाती हैं, बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की है। शहर में सिर्फ कमिश्नर कराची की जानिब से 21 मवेशी मंडियों की इजाज़त है, जिसमें से 5 कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हैं, बाकी दीगर टाउन्स की हैं और बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की हैं। लेकिन शहर में 21 से कहीं ज़्यादा जो है मंडियां जो है वो दिखाई देती हैं। शहर के जो रेड जोन है वहाँ पर भी, चाहे वो बंस रोड कह लें, PIDC कह लें, वहाँ पर भी आपको मंडियां दिखाई देंगी। जहाँ से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे पीछे ही एक गैर कानूनी जो है वो स्टॉल जो है वो लगा हुआ है, जहाँ पर सुन्नत इब्राहिमी के जो सामान है वो मिल रहा है। कमिश्नर कराची के दावे तो बहुत बुलंदो बांग होते हैं, लेकिन उनके दावे सिर्फ दावे ही होते हैं, ना सिर्फ दावे होते हैं बल्कि वो दावे कभी पूरे ही नहीं हो पाते। ना वो दूध की कीमतों पर जो है वो कंट्रोल कर पाते हैं, ना वो कीमत पर कंट्रोल कर पाते हैं।
अच्छा सुलेमान, ये बताएं, मतलब एक गैर कानूनी स्टॉल लगा लेना और मंडी लगा लेना पूरी, मतलब दो डिफरेंट चीजें हैं। तो आप ये बताएं कि वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब उन पता भी चल जाएगा कि यहाँ हजारों जानवर हैं और मंडी लगी हुई है। हजारों ना भी हो तो सैकड़ों तो होना, चलो ठीक है, ओके फाइन। तो क्या एक्शन लिया जाता है उनके अगेंस्ट जब आपको पता है कि कितने की इजाजत है, कितनी लग गई है, तो फिर होता क्या है उसके बाद? जी बिल्कुल, कई सौ जानवर जो हैं वो रात गए जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में दिखाई देते हैं। इवन अगर आप काला पुल पे जाएं डिफेंस के लिए जाने के लिए फेज़ 1 से पहले जो है वो कई सौ जानवर सिर्फ उस ब्रिज पर ही जो है वो रोज़ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और बंस रोड जो है वो कमिश्नर हाउस से कुछ ही फासले पर है, वहाँ पर रात गए जो है वो बहुत बड़ी मंडी लगाई जाती है। और ये छोटी छोटी मंडियाँ जो है वो लगाई जा रही है शहर में, और ये दर्जनों मंडियाँ हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ बताया जाता है कि चंद जानवर उठा लिए गए हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में जो है वो हर रोज़ जो है वो ये मंडियाँ लगाई जाती हैं। और इंतज़ामिया जो है वो कुछ भी नहीं करती, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम लेती है। लेकिन जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा अजियत में होते, ना सिर्फ ट्रैफिक बल्कि उनकी हाइजीन पर भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होता है। क्योंकि जहाँ पर ये मंडियाँ लगाई जाती हैं, जब वो रात गए वहाँ से मंडी पर ख़त्म होती है और अगले रोज़ के लिए शुरू होनी होती है, तो वहाँ पर गलाजत के ढेर होते हैं। वो गलाजत के ढेर भी इंतज़ामिया जो है वो साफ़ करने में नाकाम दिखाई देती है। और साथ ही साथ ये सूरत हाल सिर्फ शहर की किसी एक इलाके की नहीं है, शहर के तमाम इलाकों में हम देख रहे हैं यही सूरत हाल है। गो के होना ये चाहते हैं इसके डेजिग्नेटेड स्पॉट जो नॉमिनेटेड जगहों पर हैं वो वहीं पर होने चाहिए थी, अदरवाइज पूरे शहर में ही हमें ये जानवर या रेवड़ जिसे कहते हैं ना नजर आ रहे हैं। वो आते हैं, ले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। अब ये बताइएगा सुलेमान, ज़ाहिर है ईद आ गई है, तकरीबन कुर्बानी होगी, उनकी आलाइशें होंगी, दीगर चीज़ें होंगी जिनको ठिकाने लगाना होगा, सफाई सुथराई का इंतज़ाम होगा। क्या प्लान है KMC और शहर को रूल करने वाले दीगर इदारों का? जी देखिए, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जो है वो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है, और उन्होंने जो है वो ट्रेंचेस जो है वो खोद ली हैं। जो उनके डेजिग्नेटेड जगह हैं वहाँ से जो है वो उठाएंगे और ट्रेंचेस में जो है वो जाकर उसको दफन कर देंगे। और उसको जिस तरह से फिर वो चूने का छिड़काव और वो एंटीबैक्टीरियल स्प्रेस करते हैं, वो यकीनी तौर पर अब तक तो सिर्फ दावा यही है कि वो ये किया जाएगा। और उसके लिए ट्रेंचेस खोद दी गई हैं, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का दावा यही है कि उनकी तैयारियाँ मुकम्मल हैं, और जो आलाइशें होंगी वो कहीं पर घरों से उठाई जाएंगी, और कहीं पर जो है वो डेजिग्नेटेड जो उनके स्पॉट थे वहाँ पर वो रख दी जाएं। और हर टाउन्स के बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोर्स हम भी इधर ही होंगे तो हम देखेंगे क्या सफाइयाँ होती हैं, वैसे हो ही जाती हैं इवेंचुअली। फिर नहीं भी होती, पिछले साल वैसे निजाम बेहतर था, पिछले साल बहुत बेहतर हुआ था, पिछले साल बेहतर था, और तो उम्मीद तो रखी जा सकती है उससे भी बेहतरी आई। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। स्टोरी अभी भी डेवलप हो रही है, आपको पता ही है। अमेरिका और ईरान के जंग बंदी माहिदे के करीब पहुंचने की खबरें 2 रोज़ से ही आ रही हैं, जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने विज़िट किया और उनका विज़िट कंक्लूड हुआ। उसके बाद से पॉजिटिव न्यूज़ आना शुरू हो गई थी। अब कल सदर ट्रंप के बयानात से भी कुछ कन्फ्यूजन थोड़ी सी पैदा हुई, लेकिन अब मार्को रूबियो ने दोबारा कहा है कि एन MOU वुड बी अराउंड द कॉर्नर, मे बी अराउंड द कॉर्नर। हाँ बिल्कुल, उनका मतलब दैट इज जिसको कहते हैं ना कि द बेस्ट वी कैन गेट, इन द सेंस कि अभी भी नहीं हमें पता कि एक्चुअली बात आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन अब ऐसे इंडिकेटर्स हैं कि शायद कुछ बन ही जाए। साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जमील, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला आज एक मरतबा फिर। क्या लग रहा है आपको? ज़ाहिर है नेसेस भी बहुत हैं, स्पॉयलर्स भी बहुत हैं, कब तक मामला किसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साइन होने तक पहुंच सकता है? और डॉक्टर साहब खासतौर पे जो पीपल हु आर क्लोजली अटैच टू इट, जैसे हमारे वजीर आजम का अपना ये मैसेज आ जाना कि ये जो टॉक्स हैं 2.0 ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहाँ मार्को रूबियो का फिर आना मैसेज, और फिर ओवर द वीकेंड ट्रंप साहब का वो ऑडियोस वाला मैसेज लगा देना, वॉट एवर दैट मीन्स। तो अब लग रहा है कि बात अब जो है ये कोई कंक्लूजन पे आने वाली है। जी, कंक्लूजन पे आने वाली बात तो इससे लग रही है कि अगर हम देखें कि आज से 1 हफ्ता पहले कहाँ खड़े थे हम और आज हम कहाँ खड़े, तो जाहिर है हम बहुत नज़दीक हैं इसके डील के। और वो डील है क्या, बेसिकली इब्तदाई तौर पर तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो बातें खबरें बाहर आई हैं उसके मुताबिक एक सफ़े का MOU, ये परसों तक यही खबर थी, और उसमें एक सफ़े के MOU में पहले तो ये है
कि एक विंडो क्रिएट की जाएगी जो कि 30 या 60 दिन की, पहले 30 दिन का कहा गया, बाद में 60 दिन का। मेरा अपना मानना यह है कि 60 दिन तक ये खींच जाएगा जो नेगोशिएशन है, खास तौर पर वो इनरिचमेंट के बारे में, और वो भी इसलिए कि इनरिचमेंट के मामला, उसके फ्रेमवर्क को तय करना कि उसकी ओवरसाइट क्या होगी, इंस्पेक्टर्स कितने होंगे। वाज़ेह है कि कोई 3000 से ज्यादा इंस्पेक्शंस की गई जब जेसीपीओ का मामला हुआ था, और 3000 से ज्यादा टाइम में, एक साल में ये इंस्पेक्शन की जाती थी उस वक्त। तो अभी इस किस्म का कोई फ्रेमवर्क सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसके बाद ही ये जो फाइनल होगा। लेकिन जो इब्तदाई तौर पर है वो क्या है, वो ईरान ने कह दिया है कि जी ऑल फ्रंट पे जंग स्टॉप होनी चाहिए ताकि बात शुरू हो। मतलब ये कि लेबनान का भी, वहां नेतन्याहू आके अटक गया है, जो कल तक की और अभी शराब तक की जिस तरह गुफ्तगू से महसूस हो रहा है, और तमाम चीजों का नेतन्याहू की जो आखिरी गुफ्तगू है उसको निकाला जाए। इजरायली लॉबी जिस तरीके से मुतहरिक हो गई, और जिस तरीके से इजरायली लॉबी ने जो पुराने कैबिनेट मेंबर्स थे, रिपब्लिकन मेंबर्स थे, बाकी दो तो चले, टेड क्रूज और लिंडी ग्रैहम, वो तो है ही है ना, इसी लिहाज से कि वो पॉइजनस किस्म के लोग हैं। लेकिन उसके अलावा कोई 4-5 रिपब्लिकन के दूसरे मेंबर्स हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये इसमें जल्दी न करें, और क्योंकि इजरायली लॉबी उसमें ज्यादा आ गई थी। जो आखिरी बात उन्होंने 4 पॉइंट्स में की थी, जिसको जो कि एक सफ़े का मेमोरेंडम तैयार पड़ा हुआ है, वो है विड्रॉल ऑफ जो यूएस ट्रूप्स हैं, वो जो सामने खड़े किए हुए उन्होंने पानियों में और बाकी जगहों पर जो ईरान के खिलाफ, तो उनका कि उसको, तो ये तमाम चीजें डूएबल मालूम होती हैं, और इसीलिए ये 4 पॉइंट्स यहाँ तक पहुंचे। वरना तो, और उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है इन 4 पॉइंट्स को यहाँ तक दोनों साइडों को करीब लाने में कि वो इस बात पर राजी हो जाए। तो बीच में दोबारा क्योंकि प्रेशर पड़ा डोनाल्ड ट्रंप पे, अब डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बड़े मकमसे में आ गए हैं। एक तरफ तो उनकी अपनी आवाम का प्रेशर है, और एक तरफ उनकी दूसरी साइड के जो कांग्रेस पर्सन हैं उनका प्रेशर है। वो कहते हैं कि जी आपने जंग, पहली तो बात है कि गया क्यों, और जंग में इतनी तवालत क्यों हुई, आपने किन्ने जंग में हासिल क्या किया, और उसके साथ महंगाई कितनी हो गई, लोगों को तकलीफ कितनी पहुंच गई, दुनिया किस इस्तिराब में पहुंच गई। तो वो प्रेशर, तो उस प्रेशर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो नजर आ रहा है कि उनको इलेक्शन, जो हम बात कर चुके हैं कि इलेक्शन हारते हैं तो इस दफा एक खतरनाक मोड़ आ जाता है। एक तो चले ठीक है, 25th अमेंडमेंट भी इन्वोक हो जाएगी, इम्पीचमेंट भी हो सकती है, होने के बहुत ज्यादा खतरात हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा सीटें हारेंगे वो, जो तखमीना लगाया गया है, जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक दोनों हाउस में, लोअर में और अपर में। तो ऐसी सूरत में वो कहते हैं कि हम केस भी, कुछ कांग्रेस मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि इस दफा हम इम्पीचमेंट के बाद केस भी दायर करेंगे। तो ये एक बड़ा अनोखा सा मामला हो जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप पे वो बहुत बड़ा प्रेशर है। अच्छा, ये प्रेशर तो है, जब लेकिन इन तमाम प्रेशर्स के बावजूद वो कल जब ये कहते हैं, जब हमें लग रहा था कि बस होने ही वाली है डील अनाउंस, वो कल कहते हैं दोबारा अपने ट्रूथ सोशल पे कि जल्दबाजी ना करें, टेक योर टाइम, और हमें बेस्ट डील लेनी है। और साथ ही आपको पता है डेमोक्रेट्स के सदर ओबामा की तरफ से जो डील की गई थी, जो मुआहदा किया गया था, उससे कंपैरिजन करते हैं, उसको जब मौका मिलता है तनकीद का निशाना बनाते हैं। क्या लग रहा है आपको, ये डील जल्द हो जाए यही बेहतर है, क्योंकि जैसे जैसे मामला और तूल पकड़ेगा वैसे वैसे इसमें रोड़े अटकाने वालों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी? जी हाँ, इसीलिए आपने देखा होगा कि अब से तकरीबन 48 घंटे पहले तक तो बहुत जल्दी अमेरिका की तरफ से की जा रही थी। अभी एकदम से जरा स्लो हो गया प्रोसेस। स्लो इसलिए हो गया है कि जो मैंने आपको बताया बीच में इजरायली लॉबी और नेतन्याहू के मामलात, और रूबियो ने फिर कह दिया कि ये कोई नैपकिन पर दस्तखत नहीं होंगे कि हम 72 घंटे के अंदर ये सारे मामला तय कर दें। एनरिचमेंट का मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मार्को रूबियो ने भी कह दिया। इन तमाम के बावजूद मार्को रूबियो कहते हैं कि वेरी सून इट्स गोइंग टू बी, इट्स एक्सपेक्टेड वेरी सून। वेरी सून से मुराद ये चंद घंटे हो सकते हैं, एक आध दिन और लग सकता है, लेकिन दोनों के दोनों फरीक मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि इसको ज्यादा खींचा जाए। अगर ये मामला, ये डिप्लॉयमेंट ही अगर ज्यादा रहती है तो तकरीबन $1 बिलियन डेली का उनका इस डिप्लॉयमेंट पे खर्च है, तो वो खर्चा भी और फिर ओवर फटीक सारा मामला, और दुनिया में क्रिटिसिज्म, और दोनों साइड से हरमुज के बम बंद होने की वजह से दुनिया में जो तखमीना लगाया जा रहा है अगस्त तक तो
इन्फ्लेशन से बात आगे बढ़ के डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। Right. जबकि दुनिया में डिप्रेशन का मतलब है 1920 में डिप्रेशन आया था, उसके बाद अगर अभी आया तो फिर क्या बनेगा, लोग फाका कशी की तरफ चले जाएंगे अमेरिका समेत। अच्छा तो जी बहरहाल है डॉक्टर जिसकी जमील, वजह ये से- थोड़ा सा हम आगे की बात भी करना चाहते हैं, बिकॉज अभी तो हम सारी ये बात कर रहे हैं कि जी कोई डील हो जाए और ये जंग जो है ये मुस्तकिल तौर के लिए ख़त्म हो जाए एंड ऑल दैट। उसके बाद इजराइल को कौन कंट्रोल करेगा? इजराइल तो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि हम पहले भी पिछले घंटे में भी ये तज्जिया कर रहे थे और पूछ रहे थे कि एक गारंटी जो चाहिए वो इजराइल की भी चाहिए कि उसको कौन लगाम डाल के रखेगा, क्योंकि वो तो जहाँ चाहें वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और फिर उस पूरे रीजन के मुल्क जो हैं वो इफ़ेक्ट भी होते हैं और फिर इन्वॉल्व भी होना पड़ता है इन एनीथिंग। अब क्या इस डील का ये हिस्सा होगा कि बाकी सब कुछ तो हो गया एंड वी आर आल्सो गोइंग टू कीप अ चेक ऑन इजराइल? नहीं, वो ऐसे इस डील में कोई बात अभी तक नजर नहीं आई है और ना ही मेरे तजिए के मुताबिक आ सकती है। नेतन्याहू को तो बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में जब चाहें आप रिएक्शन कर सकते हैं, जिसका मतलब ये कि ओपन चेक है। जिस तरह लेबनान में सीज फायर है, लेकिन डेली तो वो सेल्फ डिफेंस के जुमरे में तो कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब हर चीज ही, वो तो पहले ही थ्रेटेंड बैठे हुए हैं। ऐसा ही है जब तक इजराइल इस खिते में है और जब तक ये पैराडाइम पूरा सिक्योरिटी कैलकुलस चेंज नहीं होगा, और वो ऐसी सूरत में होगा जब ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ का सफर मुकम्मल हो जाएगा। जब वो मुकम्मल होगा उसमें अभी अरसा लगेगा, 10 से 15 साल, पहले तो 20 साल तक का तखमीना था। इस जंग ने उसको और करीब ले आए हैं। तो जब तक ये ग्लोबल साउथ का सफर, जब तक ये ब्लॉक अपनी पूरी अहदाफ हासिल कर लेता है, अपने खासतौर पे चाइना रशिया मिलके, और साथ में इसके इस ब्लॉक में बाकी लोग मिलते जाते हैं और अमेरिका की जो सपोर्ट है उसमें कमी मदम होती जाती है जाए इजराइल की, उस वक्त तक ये नहीं हो सकता है। अभी उस वक्त तक यही टेम्परेरी अरेंजमेंट चलेगा कि ये रीजनल कंट्रीज अपने माशी दबाव डाल के, अपने अखलाकी दबाव डाल के, अपने अस्करी दबाव तो खैर बहुत कम हासिल होगा, लेकिन ये है कि OIC जैसे प्लेटफॉर्म को मुतहरिक करना पड़ेगा। इस ब्लॉक के चाइना रशिया और बाकी जो मेंबर्स हैं उनको मुतहरिक करना पड़ेगा अखलाकी प्रेशर डालने के लिए, सियासी प्रेशर डालने के लिए। तब तक तो कुछ मामला शायद थमा रहे, लेकिन इजराइल जब तक है, या वाजे रहे कि 1897 से उनका जो प्लान है उसी के मुताबिक चल रहे हैं ग्रेटर इजराइल का। इसी तरीके से पिछले बरस भी उन्होंने तकरीबन 7 ममालिक पर हमला किया और मुसलसल अब फलस्तीनियों के पास 22% जमीन रह गई है, बाकी सारी उन्होंने हड़प कर दी है। तो वो सिलसिला तो जारी रहेगा जब तक कि ये पूरा ब्लॉक और खासतौर पे OIC कंट्रीज मजबूत ना हो, लेकिन उसके आसार अभी मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आ रहे हैं। लिहाजा ये इस वक्त जरूरत है अमेरिका की, दुनिया की, कि ये जंग थम जाए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए। ज़ाहिर है सदर ट्रंप की भी ज़रूरत है, है, अमेरिका की भी ज़रूरत है, ईरान की भी ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर ये कि पूरी दुनिया की ज़रूरत है कि जंग थम जाए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे सर, थैंक यू। सो या क्योंकि ये बड़ा सीरियस ख़तरा है कि अभी जो सूरत हाल है और मौशी तंगी है, दुनिया डीप डिप्रेशन में जाना चली जाए। और 1920 में ये सारा मामला देखा गया था, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर जिस तरह तेल की कीमतें बढ़ रही थी और जो ट्रेड रुकी हुई है वो रुकी हुई है, उसके जो असरात हैं वो हम सबकी जिंदगियों में नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट रुका हुआ है और इंतजार ये है कि बस अभी ये जंग खत्म होगी तो चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। भी हो गया है। डॉक्टर नईम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन है इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट जामिया कराची की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब क्या लग रहा है आपको, एक MOU पर जल्द पहुंचा जाएगा? उम्मीद तो हमें यही है, लेकिन साथ साथ जैसे ही जल्द पहुंचने की उम्मीद रोशन हुई थी, बहुत सारे एक्स पे पैगामात और बहुत सारे लोगों के बयानात और इजराइल के नाखुश और इजरायली लॉबी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बरहमी या उनकी नाराज़गी का इजहार वाज़े होना शुरू हो गया था। तो जितना वक्त लगेगा उतना ज़्यादा रिस्क भी बढ़ेगा। देखिए, पहले तो ये हमें समझने की कोशिश होगी। आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है सर। अच्छा, पहले हमें ये समझने की कोशिश होगी कि ये जो मामला है बड़ा पेचीदा है और नाजुक भी है, ये इतना आसान नहीं है। अभी जो उसूली तौर पर जो एग्रीमेंट्स हुए हैं या जो एग्री किया है दोनों फरीकें ने, वो अभी मेजर उसमें हर्डल्स अभी बाकी हैं। जैसे आपने जिसकी निशानदेही की कि स्पॉयलर्स अभी भी मौजूद हैं, चाहे वो इजराइल की लॉबी की शक्ल में हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, कांग्रेस में हो। बाज़ सेनेटर्स के जो बयानात हैं
वो बड़े तशवीशनाक हैं। जी। तो हमें, लेकिन एक और भी बात हमें देखना होगी कि जो मामला 1-1.5 महीने पहले शुरू हुए थे, अब उनमें काफी बेहतरी आई है। तो हर शख्स अब पुरुमीद तो है कि इस तरह से जो है आगे मामला मुस्बत रफ्तार से बढ़ेंगे। लेकिन इफ एंड बर्ड्स आर स्टिल देयर, जैसे मैंने स्पॉयलर्स का जिक्र किया, और खास तौर पे जो दोनों फरीकैन हैं उनके दरमियान जो है वो एक मुफाहमत तो हुई है, लेकिन अभी भी उसकी जो पेचीदगियां हैं, जो छोटे छोटे दूसरे मामला हैं, निटी की चीज हैं, वो अभी भी मौजूद हैं। उनके ऊपर कितना एग्री करते हैं, क्योंकि दोनों फरीकैन की मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस हैं, उसके और दरमियानी रास्ता निकालना है। तो हमें अभी देखना होगा आगे चल के, लेकिन ऑप्टिमिज्म बरकरार है और पुरुमीद है सब कि, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है, दोनों फरीकैन का हो चुका है, इत्तेहादियों का हो चुका है। तो दोनों फरीकैन अब इस बात पर तो कम से कम इत्तेफाक करते हैं कि एक इस तरह का फ्रेमवर्क हो ताकि जंग खत्म हो। और बड़ी मुस्बत बात यह है कि जो जंग बंदी है वो कंटिन्यूड है। ऐसा नहीं हुआ कि जब से जंग बंदी शुरू हुई और बीच में कोई इस तरह से वाकयात हो गए। तो ये बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है और आगे भी आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जो है वो साइन हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि हम बात ऑब्वियसली उम्मीद पे ही बहुत सी चीज़ें तो यहाँ कायम हैं कि फ्रेमवर्क भी डिसाइड हो जाए और उसके बाद एक अमन भी हो जाए, और ख़ास तौर पे दुनिया की जो इकोनॉमीज ट्रबल्ड हैं, मतलब हम अपने पाकिस्तान का ही हाल देख लें, वो भी स्टेबलाइज हो। हम जब एक सस्पेशन की बात करते हैं तो हम इजराइल की बात करना स्टार्ट हो जाते हैं कि यहाँ डील साइन भी हो जाए, क्या इजराइल करेगा स्टिक टू इट या फिर नहीं। बट ऑन द अदर साइड ईरान का भी आप बताएं कि ईरान में कितनी यूनिटी है, बिकॉज ईरान में इतनी टाइप्स ऑफ हुकूमतें और इतनी लीडरशिप है कि सारों का एक पेज पे रहना फॉर अ लॉन्ग टाइम, सारों का अग्री करना मुआहदों पे। आप देखते हैं कि एक दफ़ा मुआहदा साइन हो जाए, कोई डील बन जाए, तो ईरान में भी वो यूनिटी जो है वो बरकरार रहेगी। देखिए, पहला इजराइल का जो मामला है उसमें जब तक नेतन्याहू की हुकूमत है, जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो इस तरह का जो नेगेटिव और स्पॉइलिंग रोल है वो प्ले करते रहेंगे, क्योंकि उनकी सर्वाइवल ही इसी में है कि जंग जारी रहे, एक एनिमी इमेज बरकरार रहे, ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट लॉबी है उनका जो एजेंडा है वो कंटिन्यू रहे। बिल्कुल, वो जस्टिफाइड रहे उनके लिए। और नेतन्याहू का अपना पॉलिटिकल करियर भी जितना बच सकता है बच जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। वो उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं, उनके ऊपर दूसरे इल्जाम हैं, तो वो उससे भी बचना चाहते हैं, क्योंकि जंग की हालत में उनकी बचत है। अगर जंग खत्म होती है और इजराइल में इलेक्शन हो जाते हैं तो इस बात की का यकीन है कि नेतन्याहू या उनकी पार्टी वो इलेक्शन हार जाएगी, क्योंकि उनके इंटरनल रिफ्ट काफी ज्यादा आ गई है अवाम में और उनकी पार्लियामेंट में। दूसरी तरफ हम ईरान की अगर बात करें, देखिए, एक हम थियोरी पढ़ाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में कि एक्सटर्नल एग्रेशन क्रिएट्स इंटरनल यूनिटी। तो ईरान में जो हमने देखा था पिछले चंद सालों में, जो मामलात गड़बड़ थे, प्रोटेस्ट थे, प्रोसेशंस थी, हुकूमत के खिलाफ यूथ बाहर निकल कर आया था महासा अमीनी के केस के बाद, तो एक रिफ्ट हमें नजर आ रही थी ईरानी माशरे में। इस जंग की सूरत में उनके यहाँ एक इंटरनल यूनिटी पैदा हुई है, और ख़ास तौर पे जब उनकी सुप्रीम लीडरशिप मिलिट्री और सियासी और मजहबी उसका खात्मा हुआ, तो ईरान एक रेजिलियंट नेशन के तौर पर निकल के आया। हमने देखा कि ईरानी जो रिजीम है उसके हक में काफ़ी सारी रैलियां निकली, मुजाहरे हुए उसके हक में। तो वो जो रिजीम चेंज का एक मामला था वो पीछे चला गया, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पहली डिमांड थी वो पीछे चला गया। दूसरी तरफ ईरान अब देखता है जो अभी जो प्रिंसिपल्स एग्रीड हुए हैं उनमें ईरान के जो मुतालबात हैं कि उसके मुंजमद असासे जो है वो बहाल किए जाएं, उसके ऊपर पाबंदियां जो हैं माशी वो ख़त्म की जाएं, जो न्यूक्लियर हवाले से थी या नॉन न्यूक्लियर जो पाबंदियां थी अमेरिका की, यूरोप की, वो हटाई जाएं। तो जब माशी खुशहाली आएगी तो ईरान
की जो मैशियत क्या ख्याल है है, ईरान की अवाम है, वो भी जंगबंदी माहिदे के बाद या जंग के खात्मे के बाद ईरान के निस्बतन मजीद ताकतवर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जाहिर है जो ईरान मुखालिफ अनासिर हैं वो इसका खदशा जाहिर कर रहे हैं। दूसरा जो रीजनल फ्रेमवर्क है वो किस तरह चेंज होगा? यूएई है, सऊदी अरेबिया है, हमें सऊदी अरेबिया और ईरान माजी के मुकाबले में इस वक्त बहुत अलाइंड नज़र आते हैं, लेकिन यूएई एक मुख्तलिफ सफ़े पर था, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि उन्होंने भी अपने आप को रीपोजिशन किया और सदर ट्रंप ने जो आखिरी हमला मौखर किया था उसमें यूएई का जिक्र किया था। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, इस पूरी जंगी सूरत-ए-हाल और क्राइसिस में ईरान एक रीजनल पावर के तौर पर उभर कर सामने आया है, और ये आगे का यानी मुस्तकबिल का पेशेमा होगा कि किस तरह से जो मिडल ईस्ट की खास तौर पर रीजनल सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है वो तब्दील होता है। इसमें हमने ये देखा कि वो अरब ममालिक जो अमेरिका पर इन्हिसार कर रहे थे सिक्योरिटी के हवाले से, वो थोड़ा पीछे हटे हैं अमेरिका के मामले में। उनके कंसर्न्स हैं कि अमेरिका ने उनकी हिफाजत के लिए वो इक़दाम नहीं किए जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, वो बराह रास्त ईरान के मिसाइल्स के और ड्रोन्स की जद में थे। तो एक तो ये वाला मामला बहुत गंभीर मामला है कि आगे जो मिडल ईस्ट का रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क होगा वो क्या होगा, क्या ईरान। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, चेयरमैन आईआर जामे कराची। अच्छा, अब ऑब्वियसली हमने हर पहलू जो है ना वो डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब बस साइन हो जाए डील, जिसने भी होना है हो जाए ज़रूर। ओके, इन द मीन टाइम हम भूले नहीं है कि ईद जो है ना वो 2 दिन में आ रही है, और मवेशी मंडियां सजी हुई हैं। हम बदीन जाएंगे, वहाँ एजाज ही हमें रिपोर्ट करेंगे। देखिए, मैं इस वक्त सिंध की बड़ी मंडियों में शुमार की जाने वाली तलहार की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त गैर मामूली गहमा गहमी देखने में नजर आ रही है। मुल्क भर से व्यापारी यहाँ पर आए हैं, मुख्तलिफ इकसाम के, मुख्तलिफ वजनों के, मुख्तलिफ नस्लों के जानवर हैं जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, चाहे बकरे हों, दुम्बे हों, बड़े जानवरों में बैल हो, गाय हों या फिर भैंसे हों, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पे हमें व्यापारी और जो खरीदार हैं आपस में भाव ताव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर किसी के अपने अपने रेट है। जो अगर मिसाल के तौर पे जो 2 लाख बता रहा है वो 20,000 पे नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। अकेला बंदा तो ले नहीं सकता, हम आए 2-4 बंदे इज्तिमाई कुर्बानी के हिसाब से कोई जानवर ले लें, लेकिन जानवरों का ये है कि रेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा, बहुत महंगा है। ईद कुर्बान में चंद दिन ही बाकी है, तो खरीदारों की यही कोशिश है कि वो यहाँ से अपनी पसंद का जानवर खरीद कर जरूर जाए ताकि सुन्नत इब्राहिमी के फरीजे को अदा कर सके। जी, ओहो, ये क्या मिस हैंडल नहीं हो रहा है दुम्बा पूरी तरह। और कुछ मवेशी जो थे उनके ऊपर ऑटोग्राफ्स भी हुए थे। ऑटोग्राफ की क्या जरूरत है? हमारे बकरे पे भी हुआ है, वो हमारे बच्चे ने किया है बेसिकली। उसका नाम है पेपर, स्टैंप कर दिया क्या? उसका नाम है पेपरमिंट। परसों तरसों तक पेपरमिंट था हमारा बकरा। जिसको मवेशी कह रहे हैं उसका नाम पेपरमिंट रख रहे हैं। परसों तरसों तक पेपरमिंट था, और कल रात अचानक मैंने देखा कि बात हो रही है कि वेयर रोनाल्डो। मैंने कहा उस रोनाल्डो सो रोनाल्डो हो गया था वो बकरा। क्यूट। वैसे चले, एक्चुअली आपके अंग्रेजी बकरे हैं, कुछ स्टेक्स बना के दीजिएगा और पका के भी। ऑलराइट, ओके, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक है। वेलकम बैक। क्या हाल है? मुझे तो अच्छी लगी है वैसे बात। क्या भाई, पंजाब हुकूमत लाहौर की कई सड़कों और मोहल्लों के असल और तारीखी नाम दोबारा बहाल करने पर गौर कर रही है। ये नाम पाकिस्तान बनने से पहले राइट्स थे। मुझे ये सही बताइएगा, जो नाम थे वो आज तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किए जाते क्या? हमेशा किए जाते हैं। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ द टाइम्स उनका जो नया नाम होता है ना वो भूल जाता है क्या है, और ओरिजिनल नाम से याद आता है, क्योंकि आप सवाल करते हैं ये कौन सी जगह, फिर आपको कहते हैं ये जो वो होती थी, तो वो जो होती थी ना उससे आपको याद आ जाता है। और ये फैसला लाहौर के हेरिटेज एरियाज के रिवाइवल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। लाहौर में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि कृष्ण नगर, मतलब वहाँ पे हिंदुओं के ज़माने के बने हुए ऐसे ऐसे आलीशान और ख़ूबसूरत घर हैं, और ये बड़ा वेल डेवलप्ड इलाका होता था जिसमें वसी गलियाँ होती थी, गाड़ियाँ गुजरने की जगह, टोंगाज होते थे उस ज़माने में, वो गुजरने की जगह, गैराजेस इन देयर होम्स। वो इस्लामपुरा हुआ, अब वो दोबारा कृष्ण नगर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इसे नवाज शरीफ का तसव्वुर करार देती हैं, और मंसूबे का मकसद लाहौर की तारीखी शनाख्त को दोबारा जिंदा करना है, यानी ओरिजिनलिटी पे वापस लाना है। और पंजाब काबीना अपने एक इजलास में सड़कों और मोहल्लों के तारीखी नाम बहाल करने के मंसूबे की मंजूरी दे चुकी है, और इतलात के मुताबिक इस्लामपुरा दोबारा कृष्ण नगर,
मौलाना जफर अली खान चौक को दोबारा लक्ष्मी ये चौक, अल्लाह लाहौर की के कसम मुझे मशहूर। आज पता लगा है कि लक्ष्मी चौक का नाम मौलाना जफर अली खान वैसे चौक आई था। बी वेरी ऑनर, मुझे तो लक्ष्मी चौक ही पता था, मुझे नहीं पता था पूरे किसका नाम लाहौर को बन लक्ष्मी चुका चौक था। ही पता है। लॉरेंस गार्डन चले, उसे बहुत सारे लोग बागे जनाब भी कह देते हैं। नहीं, लेकिन उस दिन लॉरेंस मैंने गार्डन- आपको पता जब हमने शो किया था बसंत से पहले लाहौर में, तो मैंने उनको उसको लॉरेंस लॉरेंस गार्डन गार्डन ही लिखा कहा था और लोग मुझे कह रहे थे कि ये तो बागे जना, मतलब मुझे तो लॉरेंस गार्डन ही याद था, बागे जना नहीं याद था। और इसी तरह मंटो पार्क वगैरह में जो कुश्ती के अखाड़े थे उनको भी बहाल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इसी पे बात करते हैं रईस अंसारी साहब, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर। रईस साहब, वी नो यू आल्सो हैड एन एक्सीडेंट और यू आर रिकवरिंग वेल, सो आप जल्द सेहतियाब हो जाएंगे, दुआ आपके लिए। you'll feel better। और बताइएगा, ये फैसला अभी ज़ेर गौर है या हो गया है? देखिए, बात यह है कि ये नवाज शरीफ का ही विज़न है और उन्होंने लाहौर की बहाली के लिए पूरे इकदाम किए हैं और उसमें सबसे अहम बात यह है कि एक कमेटी बनाई है जो लाहौर की बहाली की उसको हेड कर रहे हैं। उसमें मरीम नवाज़ भी हैं और साबिक ब्यूरोक्रेट अपना कामरान लशारी हैं, वो पहले भी अंदरून शहर में बहुत काम कर रहे हैं। फिर नवाज शरीफ के सेक्रेटरी बकार हैं जिसको पूरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, वो ख़ुद भी लाहौर के रहने वाले हैं, चीज़ों को जानते हैं। तो इसमें ये नामो समीत तमाम रिवाइव की जा रही है, उसमें बिल्डिंग्स भी, पार्क्स भी, सब किए जा रहे हैं। इसमें जो मेन नामों का मसला है, जो नाम आ रहे हैं, उसमें ये हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें भी ये डिस्कस हुआ, उससे पहले भी मार्च में मीटिंग हुई थी। तो उसमें 21 सड़कें ऐसी हैं जिनके नाम जो हैं पुराने रिवाइव करने का जो है ना, नाम लाने के बारे में ज़ेर गौर किया जा रहा है। अब आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे भी पहली बार उस दिन मीटिंग में पता चला कि मौलाना जफर अली खान चौक नाम है लक्ष्मी चौक का। तो इसलिए बड़े मशहूर ये डेवस रोड जहाँ हमारा ऑफिस है, ये आगा खान रोड है, इसी तरह कई रोड ऐसे हैं जिनके हम तो नाम आज पता लगे ये नाम इन लोगों ने रखे हुए हैं। तो वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा कि हम इसको ज़ेर गौर है और इसको हम जो इन नामों को देख रहे हैं, और इसमें 2-3 नाम ऐसे भी हैं जिन पे ऐसा गौर कर रहे हैं कि कोई ऐसा ना हो कि किसी की दिलजारी हो नाम चेंज करने से, कोई ऐसा मकतबा फिक्र हो जिसको ये दिलजारी क्यों होगी जब ओरिजिनली नाम थे और फिर कुछ साल पहले या व्हेनेवर ये नाम बदले गए थे तब दिलजारी नहीं हुई थी कि कोई ओरिजिनल चीज़ को रहने भी दिया जाए। तो ये माना कि ये नवाज शरीफ साहब का विजन होगा, बट इस विजन के पीछे क्या है? कुछ सालों से कुछ नाम जो थे वो बदल ही दिए गए थे, तो उनको रिवर्स करने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, क्योंकि इसके बाद क्या इन इलाकों की रिहैबिलिटेशन या इनको बेहतर करने या इन पे कुछ काम हो रहा है? इन पे कुछ काम भी होगा, सिर्फ नाम की हद तक ही मामला रहेगा? जी देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जो नाम है वो तो तकरीबन रिवाइव हो जाएंगे और मैं भी था मीटिंग में, मैंने कहा कि जो ज़बान आम नाम है, जिस तरह सारे लक्ष्मी चौक है, कृष्ण नगर है, तो वो ज़बान आम है, इनको उन्हीं पे उनको बहाल किया जाए, उनको नोटिफाई किया जाए। तो इसलिए उनका पूरा इस पर गौर करें। एक नवाज शरीफ साहब की अच्छी आदत है, वो एकदम चीज़ों को नहीं करते, वो ज़रा डिस्कशन करते हैं। जो दूसरी आपने बात की, इसमें देखें रिवाइव कर रहे हैं बहुत सारे इलाकों को, और इसमें ये बड़ी खूबी है इस गवर्नमेंट की, मरीम नवाज़ की भी, कि कोई परेशान भी नहीं हो रहा। नवाज शरीफ ने कहा था कोई परेशान ना हो, और रिवाइव भी कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, नीला गुंबद लाहौर जी, मैं खुद 6 साल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा हूँ। तकरीबन रोज़ ही अनारकली आते थे, वो अनारकली चौक है वो, लेकिन नीला गुंबद के नाम से मशहूर है। मैंने नीला गुंबद नहीं देखा था। ये अब्दुल रज़ा मक्की साहब का मकबरा था जहाँ ये मस्जिद बनी 350 साल पुरानी। हमने सिर्फ साइकिलों की दुकानें देखी थी, उसके बाद साइकिलों की दुकानें देखी, लेकिन ये बड़ी अच्छे तरीके से, बहुत एहसन तरीके से गवर्नमेंट ने डील किया। देखिए, उनको ये कहा कि आपको दुकानें भी देंगे, वहाँ पार्किंग भी बना रहे हैं, और जिनकी दुकानें थी उनके कहा था ये 1.5 साल का प्रोजेक्ट है, उनकी माहाना आमदनी के मुताबिक उन्हें 1.5 साल के पैसे भी दिए गए कि आपके घर का चूल्हा भी जलता रहे। अच्छा, एक और बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है दाता दरबार की रिहैबिलिटेशन का, वो कब तक मुकम्मल हो सकता है? में जो दाता दरबार की जो रिहेबिलिटेशन है, जो हमारी मीटिंग में बात हुई, ये तमाम का तमाम जितनी रिवाइवल की जा रही है, बहाली की जा रही है, इसको है दिसंबर 2027 फाइनल डेट है कि इस पर सब करने हैं, मुकम्मल करने हैं तमाम। इसमें देखें, सबसे अहम बात, जो लाहौर की ये ओल्ड एरिया है जिसको पुराना लाहौर कहते हैं, वर्ल्ड सिटी, उसके इर्द गिर्द 2500 शॉप्स को हटा रहे हैं। 2500 शॉप्स हैं।
अब वो वहाँ पर उनके उसके पार्क को बहाल कर रहे हैं, वहाँ दुकानदारों को दुकानें भी दे रहे हैं, पार्किंग बना रहे हैं, पार्क भी बहाल कर रहे हैं। वो तमाम का तमाम वो ये दादा दरबार, ये पूरी लाहौर की रिवाइवल का जो है ना, तो ये जो दुकानें पूरा हटा रहे हैं उनका रईस साहब, प्रोजेक्ट ये है। क्या इंक्रोचमेंट थी जिसको क्लियर किया जा रहा है? हाँ, तो ये बड़ा, ये भी मैं आपको बता दूं, नहीं, एक जो encroachment दुकान है जो necessarily सालों नहीं साल है। से कारोबार समझा कर रहे दें, वो ओवर टाइम आगे आगे हाँ, आगे ये- होगी चीज। ये देखे साल से जो दुकानें 60 साल से वो दुकानें थी, जिनकी मलकियत थी उनको पैसे दिए, कि जिनकी मलकियत नहीं भी थी कि वो 60 साल से काम कर रहे हैं उनको पैसे दिए गए हैं वहाँ से हटाने के लिए, और इसीलिए आपने देखा कोई एहतजाज कोई शोर नहीं हुआ। लेकिन एक मरीम नवाज की दूसरी भी अहम बात है, जो सियासी जमातें हिम्मत नहीं करती करने की, एनक्रोचमेंट को हाथ डालने के लिए। एनक्रोचमेंट से वोट मुतासर होता है। अब एनक्रोचमेंट भी हटाया, लोगों को क्लियर किया रास्ता। मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो जिसकी अगर कोई शॉप है, जिसकी 15 फुट लंबी शॉप है, उसने 5 फुट आगे दुकान ली हुई थी, एक आगे ठेला भी लगवाया हुआ था, वो उन्होंने उन्हें कहा कि इसको हटाएं, ये आपकी जगह नहीं है, ये बरामदा आपका नहीं है। तो वो उन्होंने इंक्रोचमेंट की और एक बड़ी हिम्मत से गवर्नमेंट ने काम किया। और इस वक्त याद रखे थे कि शालमी में हमने देखा कि हम वहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। आप जाएँ तो बड़े आराम से आप जा सकते हैं, चल सकते हैं, पैदल चल सकते हैं। तो उन्होंने एनक्रोचमेंट को भी हटाया और पूरी तरह से हटाया। और इसमें मरीम नवाज़ ने एक पैरा फोर्स भी बनाई जो अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके बारे में शिकायतें भी लोगों को बहुत हैं। वो ज़रा अख्तियार से तजावुज़ भी करते हैं। जो कोई कंधे पे डाल के रुमाल बेच रहा है उसको भी पकड़ के ले जाते हैं कि तुम एनक्रोचमेंट कर रहे हो। और अभी मैं हालिया एक वाक़या सुनाऊँ उनका कि अब ये देखें, हमारी ट्रेडिशन है ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है, गाय बकरे। कोई तीसरे फ्लोर पे रह रहा है, गली में खड़ा कर रहा है, वो उनको भी लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। कृष्ण नगर में एक गाय खड़ी थी, उसको गधे का नोटिस दे दिया कि तुमने गधा क्यों बांधा हुआ है गली के अंदर। तो बहरहाल उसका मरीम नवाज ने नोटिस लिया, उन्होंने मना किया इस चीज़ को कि ये आपका काम नहीं है, ये एक 10-15 दिन का फेस्टिवल होता है। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद उनकी बड़ी सफाई सुथराई पर बड़ा उनका जोर है और सफाई नज़र भी आती है। और इस ईद पर भी स्पेशली उन्होंने हदायत की है और बहुत से लिफाफे बैग्स बांटे हैं कि आप आराम से इन चीज़ों को पैक करके रख दें, हम उठा लेंगे। और ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं, बाय द वे। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी फार साइटेड अप्रोच है वैसे रईस साहब। थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। बहुत सी बातें होंगी, लेकिन जिसमें ये पुराने नामों को रिवाइवल करने वाली बात है ना, दैट्स अ वेरी बोल्ड मूव बाय द वे, क्योंकि फिर एक चीज़ चेंज हो जाए और उसमें एक रिलीजियस एलिमेंट भी हो कि वो लक्ष्मी और इस किस्म के नाम निकाल के हम जरा अपने रख रहे हैं। नॉट रियली, जो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस उस जगह की है उसको 100% उसी तरह ही रहना यहाँ पे चाहिए। गौर, अभी बसंत के दिनों में मेरा कृष्ण नगर जाने का इत्तेफाक हुआ। इट्स अ हिस्टोरिकल एरिया, वो इतना कमर्शलाइज हो गया कि वो जो एंड आई एक्चुअली वेंट टू सी द ओल्ड आर्किटेक्चर, लेकिन मुझे इतना दुख पहुंचा कि वहाँ पर 1920, 1905, 1857 के 1900s एंड स्टार्ट्स के घर हैं, जितने रह गए हैं वो भी गिर रहे हैं, बाकी प्लानिंग में है, जगह जगह प्लॉट खाली और क्या बन रहा है, अगली किस्म के नए प्लाजा जो एक हमें खा गया है ना हमारे कोने खुतरे में। मतलब एक सोसाइटी स्टार्ट होती है, रेजिडेंशियल सोसाइटी स्टार्ट होती है, चाहे 10 साल उसको लग जाएं घर बनने में, प्लाजे पहले आ जाते हैं और वो एक अगली एक एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ख़ासतौर पे ऐसी हिस्टोरिकल जगहों पे अगर ऐसा हो, इट्स अ सैड थिंग। जो नथिया गली में मैं प्लाजे देख के आ रही हूँ ना, दिल टूट गया था मेरा। मतलब कि पहाड़ 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 और बीच में लंबे लंबे प्लाजे, सीमेंट। और एक और वेरी चीज़, सैड। क्या चाय पराठे के लातादाद होटल जिसमें खौफनाक लाल रंग के पेनाफ्लेक्स हैं हर तरफ चिपके हुए, और बाहर इतनी मोटरसाइकिलें कि आप पैदल नहीं चल सकते। आप थोड़ा अपनी सा सवारी तो क्या एस्थेटिक्स को भी तो गुजारें। मद्देनजर रखना चाहिए और कोई चेक एंड बैलेंस ऐसा होना चाहिए कि चीज़ जो है वो अच्छी ब्लेंड हो उस जगह में। एस्थेटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक। एग्जैक्टली कुछ हम एक डिस्कशन कर रहे थे एक बात पे, और इसमें ऑब्वियसली आप भी अपनी राय दे सकते हैं। अदाकारा मोमिना इकबाल की जानिब से हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली साकिब चद्दड़ के खिलाफ हरासानी के संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और the whole idea is now that he wants his gifts back. No, मतलब
सोशल मीडिया पर अदाकारा ने साकिब चद्दर पर हरासानी और जान से मारने की धमकियों की शिकायत की थी। ठीक है। ये भी कहा था कि साकिब चद्दर के सियासी असर और रसूख की वजह से कोई सरकारी इदारा या तहकीकाती एजेंसी MPA के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। NCCIA ने एक्शन लेते हुए अदाकारा मोमिना और साकिब चद्दर को जुमे को तलब किया। वज़ीर आला पंजाब ने इस बारे में विदाउट एनी एम्बिगुइटी एक स्टेटमेंट भी जारी किया। खैर, इस कार्रवाई में भी दोनों के बयानात लिए गए। अदाकारा मोमिना के वकील के मुताबिक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को धमकियों और हरासानी की डिजिटल शवाहिद फराहम कर दिए गए हैं। वकील के मुताबिक मुबैना तौर पर MPA साकिब चद्दर ने 2022 में अदाकारा को अपनी तीसरी बीवी बनने के लिए शादी का पैगाम भेजा था। रुकने असेंबली की इस्तिवाजी हैसियत मालूम होने पर अदाकारा ने राब्ता ख़त्म कर दिया। एज एन रिलेशनशिप एंड कर दिया। जब अदाकारा की किसी और से मंगनी का ऐलान हुआ तो साकिब चद्दर की जानिब से उन्हें मुबैना तौर पर धमकियां मिलना शुरू हो गईं। तहम साकिब चद्दर इल्ज़ामात से इनकार कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इस मामले पर एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि मैं इस मामले को मेरिट और कानून के मुताबिक देखूंगी, इसको उसी के मुताबिक हल किया जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है, स्टोरी हमें समझ आ गई है कि एक्चुअली फिर क्या हो रहा था। सो दे were kind of going out of when he proposed to her and she found out कि इसकी already काफ़ी शादियां हुई हैं, she didn't want to marry him. As simple as that. I wonder, but how they did were you in a not know relationship that he for was so long? How did you not know that he's already married? Is the question. In any case, मियां आबिद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ हैं, उनसे पता कर लेते हैं। मियां आबिद, पहले तो ये बताइए मामला एग्जैक्टली क्या है और मोमिना इकबाल को क्या शिकायत थी? उनको नहीं पता था that he is already married? जी, अदाकारा मोमिना इकबाल और MPA साकिब चद्दर के दरमियान दोस्ती का आगाज़ आज से 6 साल पहले यानी 2020 में हुआ और फिर कुर्बतें बढ़ती गईं। इस दौरान जो ज़राए हमें बताते हैं, MPA ने अदाकारा को कई गैर मुल्की दौरे करवाए और साथ रहे और उसके बाद पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की सैर व तफरीह पर भी ये दोनों जाते रहे। फिर ये भी उनके वकील जो हैं साकिब चद्दर के, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में ये बताया कि जो जेवरात और हीरे जवाहरात के गिफ्ट्स भी उन्होंने करोड़ों रुपए मालियत के वो भी अदाकारा को लेकर दिए और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये 3 गाड़ियां जो थी वो MPA साकिब चद्दर ने मोमिना को लेकर दी थी और जिस गाड़ी में उस दिन वो यानी 2 दिन पहले NCCIA के दफ्तर में पहुंची तो वो गाड़ी भी साकिब चद्दर ने लेकर दी थी, जबकि वो गाड़ी थी मोमिना इकबाल के नाम ही रजिस्टर्ड है लेकिन लेकर दी थी साकिब चद्दर ने। तो ये मामला जो हैं इनके 2020 से चले। फिर इनमें जो रकाबत पैदा हुई वो उस वक्त पैदा हुई जब MPA साकिब चद्दर ने उनको शादी की ऑफ़र की तो मोमिना ने उससे इनकार कर दिया, लेकिन उसके बावजूद इनकी दोस्ती जो है वो चलती रही, काफ़ी अरसा चलती रही। लेकिन जब मोमिना ने उनको ये बताया कि अब वो किसी और से शादी कर रही हैं तो वो MPA साहब से जो है वो बर्दाश्त ना हो सका और उन्होंने कहा कि तुम ये शादी नहीं करोगी। फिर उन्होंने जो है वो इनके जो होने वाले शौहर हैं मोमिना इकबाल के, उनके ख़िलाफ़ जो चनियोट का एक थाना भुआना है उसमें एक मुकदमा भी अपने कज़न की मुद्दत में दर्ज करवा दिया। अच्छा, इस पे वज़ीर आला ने भी अपना एक मौक़िफ़ दिया एक्स पर। ये बताइएगा अभी मामला किस स्टेज पर है, कार्रवाई क्या चल रही है, बयानात हो गए हैं, व्हाट्स नेक्स्ट? जी, असल में मामला ये है कि मोमिना इकबाल और MPA साकिब चद्दर जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं और उसमें पहला हमला जो है वो MPA साकिब चद्दर ने किया। उन्होंने एक अपने कज़न के ज़रिए एक थाना भुआना जो चनियोट का थाना है उसमें मुकदमा दर्ज करवा दिया कि उनके जो होने वाले शौहर हैं मोमिना इकबाल के, उन्होंने उनको धमकियां दी हैं, तो वो भी अंडर प्रोसेस था। तो उसके ऊपर काउंटर अटैक किया फिर मोमिना इकबाल ने और उन्होंने कहा कि अब चूँकि मुकदमात पर बात चली गई है तो फिर उन्होंने भी जो है पहले सोशल मीडिया का सहारा लिया और उसके बाद NCCIA में दरख्वास्त दे दी। तो अब जो हमें ज़राए बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इनके दरमियान जो है वो अदारों से बाहर ही आपस में पैचअप की बड़ी उम्मीद है। 90% उम्मीद ये है कि इनका मामला बाहर ख़त्म हो जाएगा और दोनों अपने दरख्वास्तें जो है वो वापस ले लेंगे। लेकिन अगर ये मामला चलता है तो फिर NCCIA जो है वो चूँकि सोशल मीडिया का उसका मोबाइल का फ्रांजिक हो रहा है तो जो उस पर पोस्टें हैं जो उसके मुताबिक समझ आ गई सारी स्टोरी क्या है और होपफुली ये खुद ही आपस में सेटल कर ले एंड बी वेरी केयरफुल हु यू आर गोइंग आउट विद। मतलब ये रिलेशनशिप गिफ्ट्स देने का मतलब ये तो नहीं है कि somebody is bound to be with you। मतलब जो तस्वीर जो तोहफे दे भी रहा है उसको भी पता होना चाहिए भी उतने ही तोहफे दो कि ये वापस नहीं आने वाले in case things don't work out। अच्छा जी, that's it and we're going to see you tomorrow inshallah।